Assalamu alaikum. I'm Sir Muhammad Kashif from Half School System DHA campus, and today we are going to start online lecture number 5. So today topic is very important topic about exam point of view, about the understanding the structure of atom. The topic is Rutherford's atomic model. अब बेटा रदरफोर्ड ने एटम का एक मॉडल पेश किया। एटम के मॉडल से ये मीन है कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होगी। सो बेटा आर यू क्लियर कि व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक मॉडल? एटॉमिक मॉडल मीन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम किस तरह का उसकी स्ट्रक्चर होगी। अब बेटा लेट्स स्टार्ट के रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किया। सबसे पहले उसने एक गोल्ड फॉइल ली। फॉइल मीन आप इसको बारीक चादर कह सकते हैं, किसी भी धात की जो बारीक चादर होती है, थिन लेयर। उसने यहाँ पे किस धात के लिए, किस मेटल के लिए? गोल्ड की। और ये क्यों ली, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया? वो इसलिए किया टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कुड एग्जिस्ट एन एटम, कि एक एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज कहाँ पे मौजूद होता है और एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे पाया जाता है। अब उसने क्या किया कि ये जो उसके पास थिक गोल्ड फॉइल थी, इसकी तकरीबन जो मोटाई थी, थिकनेस जो थी वो 0.0004 सेंटीमीटर थी, और इसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे उसने एक गोल्ड फॉइल ले ली, ये वाली, ये गोल्ड फॉइल है, एक मेटल की बारीक सी चादर है, और इसके ऊपर ये समझ लें आपके अल्फा पार्टिकल है। यहाँ पे कोई भी उसने सोर्स लिया जहां से अल्फा पार्टिकल पैदा हो रहे हैं, और इसने सीधा ऐसे जाके ये अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल के ऊपर टकराए। टकराने से मुराद बम्बार्डमेंट की, ऐसे। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये जो अल्फा पार्टिकल है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आपका क्वेश्चन होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो अपने अंदर से खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करते हैं, रेडिएशन मीन शुआएं खारिज करते हैं, उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे उसने कौन से लिए? यहाँ पे उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडियम लिया या पोलोनियम लिया। अब रेडियम पोलोनियम ऐसे एलिमेंट हैं जो अपने अंदर से खुद ब खुद शुआएं खारिज करते हैं, इसलिए इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। और ये जो रेडिएशन जो खारिज कर रहे हैं रेडियम से, वो अल्फा पार्टिकल है। उन रेडिएशन का नाम अल्फा पार्टिकल है, और उसने ये अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट एक गोल्ड फॉइल के ऊपर की। अब मजीद पढ़ते चलें कि अल्फा पार्टिकल मजीद क्या है। दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लाई, यानी कि हीलियम एक एलिमेंट का। हीलियम न्यूक्लाई से क्या मीन है कि हीलियम एक एलिमेंट है और इसके न्यूक्लियस में हमारे पास एक प्रोटॉन होता है, और इसी तरह इसके न्यूक्लियस में एक ही न्यूट्रॉन होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका जो एटॉमिक मास है वो 2 होता है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये भी हीलियम की तरह होते हैं, बिल्कुल हीलियम जैसे होते हैं, यानी कि इनका एटॉमिक मास भी 2 होता है। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द मैटर, ये पेनिट्रेट कर सकते हैं। पेनिट्रेट मीन ये है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी मेटल है, यहाँ पे हम अल्फा पार्टिकल ऐसे गुजारते हैं
तो पेनिट्रेट का ये मतलब है कि ये इस पे टकराने से अंदर से गुजर जाते हैं, तो इसको पेनिट्रेशन कहते हैं। यानी कि अगेन बेटा समझ लें कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया और वो इसको इसके साथ जैसे हिट किया और वो इसके अंदर से आगे पास होके चला गया, तो इट मीन इसने क्या कर दिया, ये पेनिट्रेट कर दिया। He observed the effect of alpha particle on photographic plate. फोटोग्राफिक प्लेट से क्या मीन है कि जिस तरह उसने यहाँ पे बेटा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये उसने एक गोल्ड फॉइल ली थी और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इस तरह से बम्बार्डमेंट किए थे और इस गोल्ड फॉइल के पीछे उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट ली जिसके ऊपर वो इसकी ऑब्जर्वेशन देखता गया कि पार्टिकल किस तरफ जा रहे हैं या उनकी मोशन किस तरफ है। अब इस एक्सपेरिमेंट में वो फोटोग्राफिक प्लेट भी ले सकता है या एक स्क्रीन ले सकता है जिसको जिंक ऑक्साइड के साथ कोटेड किया गया होगा। तो यानी कि ये जो पीछे ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो हम प्लेट लेते हैं जिसपे हमने देखना है कि अल्फा पार्टिकल किस तरफ जाते हैं और किस एंगल से जाते हैं, तो ये जो प्लेट होती है पीछे, इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं या ये कोई भी स्क्रीन जिसको जिंक सल्फाइड से पेंट किया गया होगा वो हो सकती है। He proved that plum pudding model of atom was not correct. उसने ये भी साथ साबित किया कि प्लम पडिंग जो मॉडल है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि प्लम पडिंग मॉडल में ये कहा गया था कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं, मीन उसमें कोई न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट नहीं था। प्लम पडिंग थ्योरी में न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट नहीं था और इसने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट अपने मॉडल में पेश किया रदरफोर्ड ने, तो इसलिए इसने प्लम पडिंग मॉडल को गलत साबित कर दिया। तो ये ऐसे एमसीक्यूज आ सकता है कि किसने प्लम पडिंग थ्योरी को रॉन्ग साबित किया, तो वो कौन थे, रदरफोर्ड थे। ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन किया, तो लेट्स सी पहले हम इसका एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। अगर बेटा आप इस एक्सपेरिमेंट में देखें तो ये आपकी वो गोल्ड फॉइल है जिसकी इमेज मैंने बड़ी करके आपको दिखा दी है। ये एक गोल्ड फॉइल है जिसके अंदर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई जा रही है और इस तरफ से ये जो आपके पास ब्लू बॉल हैं ये आपके अल्फा पार्टिकल है। ये देखें बेटा, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की जा रही है किसके ऊपर, ये आपकी गोल्ड फॉइल के ऊपर। ये गोल्ड फॉइल की मैंने अंदर की स्ट्रक्चर बेटा दिखा दिया। तो क्या हो रहा है कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो पेनिट्रेट करके आगे ही पास हो रहे हैं, मीन ऐसे ही सीधे आगे चले जा रहे हैं। ये देखिए बेटा, ज्यादातर पार्टिकल आगे जा रहे हैं। अब बेटा गौर से देखना कि ये जो हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये बिल्कुल इसको अगर आप ऑब्जर्वेशन में देखना अगेन बेटा कि ये पार्टिकल छोटे छोटे आ रहे हैं, ये जो हमारे पास ये टू हैं। अब ये क्या करते हैं कि एटम के सेंटर के साथ बिल्कुल थोड़ा सा टकराते हैं। थोड़ा सा टकराने के बाद ये देखें, ये सीधे नहीं जा रहे, ये बेटा किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। डिफ्लेक्ट मीन थोड़े से मुड़ जाना बेटा, ये थोड़ा सा मुड़ जाते हैं। तो इट मीन एटम का जो ज्यादातर हिस्सा था वो खाली था, इस वजह से ज्यादातर पार्टिकल तो एज इट इज सीधे पास हो गए। लेकिन एटम का कुछ हिस्सा दरमियान में ऐसा भी है कि जिसके किनारे से भी कोई चीज टकरा रही है तो वो किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाती है। अगेन बेटा इसको आप ऑब्जर्वेशन में देखिएगा, ये देखें ये अगेन डिफ्लेक्ट हो रहे हैं बेटा। तो इट मीन कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं। ये देखें बेटा, अब ये थोड़ा सा पास से गुजरे हैं तो वो देखें वो डिफ्लेक्ट हो चुके हैं। जैसे उसके एक साइड पे टकराए हैं तो ये अगेन बेटा डिफ्लेक्ट हो चुके हैं। आप दोबारा इस ऑब्जर्वेशन में देखें, ये देखें बेटा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगेन बेटा देखना, ये अब जैसे थोड़ा सा टकराएंगे और वो देखें डिफ्लेक्ट हो चुके हैं। तो अब ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रहे हैं, क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है। यानी कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है और जिस सेंटर के साथ वो टकरा रहे हैं वो सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर है एटम का। अब बेटा इसको मजीद ऑब्जर्वेशन में आप देखते जाएं तो हमारे कुछ पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं और ज्यादातर पार्टिकल क्या हैं वो सीधा पास हो रहे हैं। अब बेटा इस पे बहुत अहम चीज है कि आप देखें एक पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, ये डिफ्लेक्ट। अब ये पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है किसकी तरफ, सेंटर ऑफ गोल्ड फॉइल के सेंटर की तरफ आ रहा है।
अब बेटा ये देखिए बिल्कुल इसने हिट किया है इसके ऊपर, सेंटर के ऊपर। अब जैसे इसने बिल्कुल हिट किया तो ये देखें ये वापस नहीं चला। आज शाम ਨੂੰ ਦੇ देंगे वो कह रहे। देखी सेम पड़ जाती है, इसलिए वो कहता है कि ना ना चलाया करो। सेम पड़ जाती है इन्हों के ना उत्ते मकाना ते मोटर के बहन की वजह थोड़ा वेख लिया करो बस। तो यहाँ पे देखा कि वो बिल्कुल वापस डिफ्लेक्ट हो चुका है। इसका मतलब जो सेंटर पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा कोई मजबूत किस्म का, सॉलिड किस्म का पार्टिकल है। तो रदरफोर्ड ने ये जो सेंटर पार्टिकल है इसको न्यूक्लियस का नाम दिया और इसके बारे में उसने ये कहा कि ये बहुत सॉलिड किस्म का पार्टिकल है। ये देखें ज़्यादातर जो पार्टिकल थे वो अनडिफ्लेक्टेड थे। अनडिफ्लेक्टेड मीन सीधे पास हो गए। अब कुछ पार्टिकल जो थे वो रिबाउंडेड पार्टिकल थे, मतलब थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए। ये जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है, सॉरी बेटा, ये जो पार्टिकल है ब्लू शेप के, ये डिफ्लेक्टेड पार्टिकल है। रिबाउंडेड का मतलब होता है कि रिबाउंडेड का मतलब होता है कि वो टकराते ही वापस आ गए। ये देखें बेटा, ये टकराते क्या आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो जिससे ये पता चला कि एटम के सेंटर में बहुत एक सॉलिड किस्म की चीज़ है। तो इससे आई होप कि बेटा काफ़ी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हम वापस थ्योरी की तरफ चलते हैं। अभी बेटा इस एक्सपेरिमेंट के हम रिजल्ट की तरफ चलते हैं। जो उसने ऑब्जर्वेशन की, उसने ये कहा कि ज़्यादातर पार्टिकल क्या थे, वो अनडिफ्लेक्टेड थे, मीन वो सीधे गुजर गए। जिस तरह आपने एक्सपेरिमेंट में देखा, उसने देखा कि 20,000 पार्टिकल की उसने बम्बार्डमेंट की थी, जिसमें ओनली फ्यू वर डिफ्लेक्टेड। उनमें बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए थे क्योंकि ज़्यादातर तो सीधे गुजर गए थे, और उनमें से वेरी फ्यू, बहुत कम ऐसे थे जो बाउंस बैक हिटिंग द गोल्ड फॉइल, जो गोल्ड फॉइल के साथ टकराते ही वापस आ चुके थे। अब इसके रिजल्ट देखें, कंक्लूजन, ज्यादातर पार्टिकल ऐसे चले गए। इसका मतलब ज्यादातर एटम का जो हिस्सा होता है वो खाली होता है, एम्प्टी होता है। द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, तो इससे हमें यह पता चला कि द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम, के एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसको हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियस। आप देखें वो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज की थ्योरी वो इस तरह से है, क्योंकि ये आपका सेंटर पार्ट था, ये कोई भी एटम का, ये इस तरह से एटम है। अब ज्यादातर पार्टिकल तो ऐसे ही स्ट्रेट गुजरते जा रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल क्या थे, हीलियम के न्यूक्लाई थे, यानी कि इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था। अब जब ये अल्फा पार्टिकल ऐसे गए हैं, अब पॉजिटिव चार्ज, अगर न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इसको डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब वो इसकी तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि इसको क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। अब अगर सीधा भी टकराए हैं तो वो इसको बाउंड बैक करेगा, यानी कि वो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेम चार्जेस क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस वजह से उसने कहा कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, इस वजह से ज्यादातर जो पार्टिकल जो सेंटर के साथ टकराए हैं वो आपके पार्टिकल बाउंस बैक हुए हैं या डिफ्लेक्ट हुए हैं। The complete rebounds of a few particle show that the nucleus is very dense. जो कुछ पार्टिकल जो बिल्कुल वापस आए हैं, इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो बहुत सॉलिड किस्म का है, बहुत आपका ना यानी कि डेंस है, भारी किस्म का है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल वापस आए हैं। क्योंकि अल्फा पार्टिकल में ये सलाहियत होती है कि वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, लेकिन आगे से चीज़ ही इतनी सॉलिड किस्म की है, तो इट मीन वो इतनी सॉलिड किस्म की चीज़ है कि वो उन अल्फा पार्टिकल को पेनिट्रेट नहीं करने दे रही, इस वजह से वो अल्फा पार्टिकल वापस आए हैं। Since a few particles deflected, it shows that the size of nucleus is very small. देखें, अगर
एटम का न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता तो इट मीन ज्यादातर पार्टिकल को इसके साथ टकरा के वापस आना चाहिए था। इट मीन न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं। ज्यादातर पार्टिकल क्या हुए हैं, स्ट्रेट चले गए हैं, सीधे ही चले गए हैं। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं ऐसे। एन एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। एक एटम जो होता है वो एज ए होल न्यूट्रल होता है, मीन उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। जितना पॉजिटिव होने से ये मीन है कि जितना उसमें प्रोटॉन की तादाद होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल लाई विद इन द न्यूक्लियस। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं मौजूद होते। इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी एटम के पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। आपने बेटा सिर्फ 3 फंडामेंटल पार्टिकल पढ़े हैं, कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक एटम में इनके अलावा, ये तो फंडामेंटल पार्टिकल, इनके अलावा और भी पार्टिकल होते हैं। अब बेटा देखें डिफेक्ट। अब देखें न्यू जो साइंटिस्ट आए हैं उन्होंने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ डिफेक्ट निकाले कि ये एटॉमिक मॉडल भी परफेक्ट नहीं है, इसमें कुछ डिफेक्ट है। इसका ये मतलब नहीं है कि रदरफोर्ड बिल्कुल गलत था। आप ये सोचें कि अगर रदरफोर्ड ने ये बताया ही ना होता तो किसी भी साइंटिस्ट को ये पता ही ना चलता कि न्यूक्लियस भी होता है या नहीं होता। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले ये बताया कि एटम में न्यूक्लियस भी होता है। लेकिन इसके कुछ डिफेक्ट भी थे, क्योंकि जो आपकी साइंटिफिक टर्म होती है वो डे बाय डे चेंज होती है, उसमें कुछ चेंजिंग आती हैं और पिछले रूल को गलत माना जाता है। आप देखिए इसमें डिफेक्ट क्या थे। इसने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल, क्योंकि चार्ज पार्टिकल होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये रिवॉल्व करते हैं आपके कंटिन्यूसली आपकी न्यूक्लियस के गिर्द, तो शुड रिलीज और इमिट एनर्जी। सारी बात है कि जब आप दौड़ते हैं तो आपकी भी तो एनर्जी कम होती है। तो ये न्यू साइंटिस्ट ने ये कहा, जो रदरफोर्ड के बाद आए, उन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द तो उनको अपनी एनर्जी को खारिज करना चाहिए। जब खारिज करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जिससे एटम का स्ट्रक्चर कायम नहीं रहेगा। इस तरह ये साइंटिस्ट ने एक दलील पेश की कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट नहीं है, एक होता है बिल्कुल गलत होना, बिल्कुल गलत नहीं है, परफेक्ट नहीं है, मतलब इसमें भी कोई चेंजिंग करने की जरूरत है। और इसमें यह कहा कि इफ इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज करते हैं तो दे शुड फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इसलिए क्योंकि वो कंटिन्यूस रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूसली उनको एनर्जी खारिज करनी चाहिए, उनका जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। लेकिन हकीकत में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। समझा रही है बेटा? ये कुछ डिफेक्ट थे किसके, आपके रदरफोर्ड मॉडल के। इसके बाद देखें ताहम उसके कुछ डिफेक्ट तो थे, लेकिन रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने बहुत सारे क्वेश्चन पैदा कर दिए साइंटिस्ट के दरमियान। वो कौन कौन से क्वेश्चन थे जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने पेश कर दिए कि हाउ कैन एन एटम कोलैप्स, कि एटम कोलैप्स कैसे होएगा। मतलब कोलैप्स ये मीन होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन क्या वहां पे गिर जाएंगे उसके न्यूक्लियस पे या नहीं गिरेंगे। वाई एटम स्टेबल, और एटम स्टेबल कैसे रह सकेगा। स्टेबल मीन कि उसके इलेक्ट्रॉन उसी के शेल में रहें, तो कैसे रह सकेगा। वाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम, एक और ये क्वेश्चन भी था कि एटम फिर लाइन स्पेक्ट्रम ही क्यों देता है। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये था कि साइंटिस्ट कंसिडर देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ, यानी कि साइंटिस्ट ने ये कहा कि इसमें जो डिफेक्ट हैं उनको दूर किया जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, एक और न्यू एटॉमिक मॉडल पेश करना चाहिए। ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की तरफ से आए। तो होप सो बेटा